अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है गुफ्तगू का, जिसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो लास्ट व्लॉग में हमने बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था, जिससे रिफॉर्म्स की तरफ हम जा सकते हैं। तो रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, या उसका तरीक़ाकार या उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है प्रिंसिपली। आज हम कुछ उसको बात को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम एक्चुअल नुमाइंदगी यानी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं या अवामी नुमाइंदगी की बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अवामी नुमाइंदगी से क्या मुराद है? अवामी नुमाइंदगी से मुराद ये है कि जितने वोटर्स हैं जो एक बालिग उम्र को पहुंच चुके हैं, उनकी राय की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब चूंकि करोड़ों में लोग हैं, तो करोड़ों करोड़ लोग जो हैं वो अपनी राय का इजहार किसी मुनज़्ज़म तरीके से कर सकते हैं। और वो मुनज़्ज़म तरीका क्या है कि वो अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दें, इलेक्ट कर दें, और वो नुमाइंदे उनकी बात को पहुंचाएं, चाहे वो उनके मसाइल हों, चाहे उनकी बात हो, चाहे उनकी तजावीज़ हों, चाहे उनकी शिकायत हों। कोई बात जो हुकूमत तक पहुंचनी चाहिए या जिसके बारे में कानून साजी होनी चाहिए, वो कौन करे, असम्बली में या हुकूमत के साथ? वो हमारे अवामी नुमाइंदे करें। तो जिनको हम प्रोविंशियल लेवल पे MPAs, मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज़, और जो नेशनल लेवल पे हैं उसको हम MNA या मेंबर नेशनल असम्बली और सेनेटर्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये है कि इस स्ट्रक्चर को क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, कि स्ट्रक्चर जो हमारा काम कर रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है या उसमें कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि देखें, रिफॉर्म्स जो हैं या जो बेहतरी लाने की बात है, वो एक मुस्तकिल प्रोसेस है। वो कोई ख़ास पॉलिटिकल सिचुएशन या किसी ख़ास पार्टी की जो है वो एक पसंद या नापसंद नहीं हो सकता, बल्कि एक सिस्टम है। यानी हमने अवामी नुमाइंदगी को कितना मौसर और कितना फ़ाल और कितना यूज़फुल बनाना है, उसके लिए हमें हर वक्त सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तो बात ये है कि अवामी नुमाइंदे क्या होने चाहिए, और फिर वो अवामी नुमाइंदे जब इलेक्ट हों तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। पहली बात जो है वो है अवामी नुमाइंदे होने क्या चाहिए। देखें, अवामी नुमाइंदगी जैसे मैंने कहा है वो अवाम की नुमाइंदगी है। तो अवाम क्या है? हमारे जो है पॉपुलेशन को देखना पड़ेगा, यानी हमारी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी। फिर पॉपुलेशन में से ज़ाहिर है जो एडल्ट हैं, जो वोटर की एज को पहुंचते हैं, ज़ाहिर है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और वोटर को फिर आगे नुमाइंदे रिप्रेजेंट करते हैं। तो गोया आबादी बेसिक यूनिट है। आबादी को मद्देनज़र रख के ही नुमाइंदगी हो सकती है। तो पहली बात तो बेसिक ये है कि बड़ी डिवाइड जो है, या बड़े दो ग्रुप क्या हैं, वो मेल और फीमेल हैं, ख़वातीन और मर्द। तो ये तनासब जो भी मैं बाद में बात करूँगा, ये तनासब उसी में बरकरार रहेगा। यानी जो उस तबके में जो ख़वातीन का या मर्द का तनासब होगा, मर्दों का तनासब होगा आबादी के हिसाब से, उसके हिसाब से आप समझिए कि वो हम चाहते हैं कि ये रिफॉर्म्स हों। अब रिफॉर्म्स क्या, मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी तखसीस होनी चाहिए। यानी जितने तबके हैं हमारे मुल्क में, उसमें उन तबकों की आबादी या उनके वोटर्स की तादाद को मद्देनज़र रख के MPAs की तादाद और MNAs की तादाद का तयन होना चाहिए। यानी इससे मुराद ये है कि हम अगर इसको स्पेसिफ़िकली बात करें, तो तबके हमारे बड़े बड़े क्या हैं, चंद जो हैं, जो जो मेजर आप कह सकते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप कारोबारी तबके को ले लें, यानी जो सनतकार हैं या छोटे बड़े
ताजर हैं या छोटे ताजर हैं, सनतकार हैं या छोटे ताजर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है जो मुल्क की इकानमी के साथ बराह रास्त मुंसलिक है, या इकानमी को डिटरमिन भी करता है और इकानमी को आगे चलाता भी है, और इससे ट्रेड, कॉमर्स और ये सारा बिजनेस, ये और फॉरेन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वगैरह का दारोमदार इसी तबके से होता है, क्योंकि दौलत और इंडस्ट्री इनके पास होती है या कारोबार इनके पास होता है। तो इनकी मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, यानी जितने लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं, इस तबके में हैं, उनकी तादाद के तनासब से उनके MPs होने चाहिए। तो अगर दूसरा तबका जो है वो ज़मींदार तबका है, हमारा चूँकि मुल्क ज़री मुल्क है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने ज़मींदार हैं, लैंड ओनर्स कितने हैं। लैंड ओनर्स देखें, हमें ज़मींदार का, लैंड ओनर्स का और टेनेंट्स का फ़र्क बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो लैंड ओनर्स के पहले तबके की बात कर रहा हूँ। लैंड ओनर्स जो हैं वो बड़े लैंड होल्डिंग्स भी हैं और छोटी लैंड होल्डिंग्स भी हैं, तो दोनों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और जो है वो बड़े जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनके लैंड ओनर्स कितने हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जो छोटे हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। फिर काश्तकार तबका है। अब ये इतना बड़ा मुल्क है, एग्रीकल्चर मुल्क है, तो इसमें जहाँ लैंड ओनर्स होंगे वहाँ टेनेंट्स भी तो होंगे जो काश्त करते होंगे या एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, तो वो लोग भी होंगे शामिल उसमें। तो वो तबका भी बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है, क्योंकि वही लोग मेहनत करते हैं और वही यानी उन्हीं की मेहनत और उन्हीं के एफर्ट से ही काश्त होती है, और काश्त जो है वह आगे उसका सबर भी हम उठाते हैं। तो काश्तकार तबके की पूरी नुमाइंदगी होनी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं मज़दूर तबके पे। तो मज़दूर तबका जो है वो आपके कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी काम हो, कोई भी शोबा हो, उसमें मज़दूर जो है, लेबरर्स जो हैं, उनका बहुत बड़ा काम होता है। तो ये भी इकानमी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तो इनको मामूली लोग ना समझें आप, इनकी नुमाइंदगी जो है वो पूरी तरीके से उनकी आबादी के तनासब से होनी चाहिए। तो इसके बाद हम आ जाते हैं मुलाज़िम पेशा तबका। अब मुलाज़िम पेशा तबका जो है वो बहुत बड़ा तबका है। तो इसमें जो है वो सरकारी इदारों में भी काम करते हैं लोग और निजी इदारों में भी काम करते हैं, तो उनकी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात पहुंचाने का, अपनी बात करने का, और अपने मामलात को वहाँ पेश करने का, मामलात को हल करवाने का, मसाइल का हल ढूंढने का, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। फिर पेंशनर हजरात हैं जो सारी उम्र खिदमत करते हैं, मुल्क की अपनी सर्विसेज देते हैं, और बाद में एक उम्र की हद तक पहुंचने के बाद वो रिटायर हो जाते हैं और वो सीनियर सिटीज़न के तौर पर डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट के उस पेंशन पे जो उनको मिलती है। तो उनकी भी आवाज़ होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा तबका है पेंशनर्स का, बहुत बड़ा तबका है पेंशनर्स का। उनकी आवाज़ भी पहुंचनी चाहिए और उनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। इसी तरह माइनॉरिटीज़ हैं, तो जितनी भी हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मुतनासिब, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। उनको मौका मिलना चाहिए असम्बलियों में, चाहे वो सूबाई लेवल पे हों, चाहे वो नेशनल असम्बली में हों। अब अगर कोई तबका मेरे जहन से निकल गया है तो आप उसको भी उसमें शामिल करें। और मकसद ये था समझाने का कि ये मुतनासिब नुमाइंदगी जो है, ये एक ऐसा निज़ाम में हुकूमत लाएगी जिसमें हर आदमी की राय और वो ऐवान तक पहुंच सकेगी और हुकूमत तक पहुंच सकेगी। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी एक तबके की इजारादारी नहीं होगी। अभी हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते कि इन तबकात की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास क्या इंतज़ाम है। कोई इंतज़ाम नहीं है, तो जो भी बाअसर लोग हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो कम असर रखने वाले हैं या
जो ऐसा तबका है जिसकी आवाज़ कम उठाई जाती है, उन लोगों की नुमाइंदगी भी बहुत कम होती है। तो जमहूरियत जहाँ हक़ के रायदही प्रोवाइड करता है, वहाँ प्रोपोर्शनेट या हक़ उसको मुनसिफाना तौर पर नुमाइंदगी का हक़ भी जो है जमहूरियत प्रोवाइड करती है। तो ये सिस्टम उस वक्त सही काम करेगा जब इसको हम एक मुतनासिब नुमाइंदगी पर लाएंगे, और उसमें ये जो है उसमें क्योंकि हर तबके की नुमाइंदगी होगी, इसलिए वो जो है वो इजारादारी का, जैसे मैंने कहा, वो भी ख़त्म होगी और एक मुनसिफाना निज़ाम की तरफ, बेटर सोशल आर्डर की तरफ हम मूव कर सकेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा ये कर देता हूँ अब तरीक़ेकार के बारे में। अगरचे हम इसके बारे में एक बेहतर हो कि हम एक पूरा एक अलहदा वीलॉग करें, लेकिन मैं यहाँ एक रेफरेंस के तौर पर कह देता हूँ। लेकिन और रेफरेंस के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि इस नुमाइंदगी यानी नुमाइंदों के इलेक्ट होने के प्रोसेस को सादा से सादा करना चाहिए। वो कैसे होगा उसके लिए मैं अलहदा व्लॉग करूँगा और आपसे उस मसले पे बात करूँगा। आप अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि जो इंटेलेक्चुअल हैं या जो सोच विचार करने वाले लोग हैं, चाहे वो हुकूमती इदारे हैं, चाहे वो हमारा इंटेलिजेंशिया है, तो उन तक ये बात पहुँचे और उनके जहन में जो एक तज़ब्ज़ुब है इस वक्त कि नुमाइंदगी सही होनी चाहिए, वो दूर हो। अस्सलाम वालेकुम।